हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट स्क्वाड यूपीएससी में। तो आज हम आपके लिए एक मास्टर सीरीज तैयार कर रहे हैं, यानी यूपीएससी 2021 में जिनका एग्जाम है, यानी जो 27 जून को निर्धारित किया गया है यूपीएससी के द्वारा। तो उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसको फोकस करके, उसको टारगेट कर हम एक लेक्चर सीरीज तैयार कर रहे हैं, जिसमें सभी विषयों का मतलब, यानी जो प्री में जो आपके लिए जो विषय निर्धारित किए गए हैं यूपीएससी द्वारा, हम यहाँ पर एक सिलेबस भी डिस्कस करने वाले हैं। वैसे आप सबको पता होगा सिलेबस क्या है, लेकिन एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर लेने वाले हैं और आपकी तैयारी किस प्रकार की होनी चाहिए, और जो भी सब्जेक्ट यहाँ यूपीएससी पूछे जाते हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपके जो वीक एरियाज हैं, आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं या वीक जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उन पर हम यहाँ पर लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो 27 जून को जो पेपर होने वाला है, अभी 2020 का तो 4 अक्टूबर को होने वाला है, और 2021 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास अभी काफी दिन है। अभी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए। लगभग आपको 9 महीनों का समय मिल रहा है 2021 के लिए। तो उसी प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम टारगेट कर यहाँ पर आपको एक सीरीज आपके लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक एक करके विषय हम यहाँ पर आपको देंगे। वैसे तो आपको पता है कि हमारा जो पॉलिटी का जो लेक्चर है वो चल रहा है, अभी उसमें थोड़ा और वीडियो आएंगे, अभी कंटिन्यू हम उसको करने वाले हैं, साथ साथ ये भी आपका यहाँ पर चलता रहेगा। तो देखते हैं क्या है। तो यूपीएससी 2021, इसके बारे में आपको पता है कि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लेती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो जैसे हम जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, यहाँ ये जो एग्जाम लेती है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इससे ऑल इंडिया सर्विस में हमारे कैंडिडेट्स चुने जाते हैं अखिल भारतीय सेवाओं में। तो ये आपको पता है। तो अब हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, थोड़ा उस पर बात करते हैं। तो आज जैसे बात करें हम कि आपका 27 जून को आपका एग्जाम है, 27 जून 2021 को। अभी यूपीएससी ने ये निर्धारित किया है कि 2021 में जो प्रारंभिक परीक्षा वो लेने वाली है वो होगी आपकी 27 जून को। तो अभी हमारे पास काफी समय है। अभी हम कहाँ खड़े हुए हैं, अभी हम सितंबर के लास्ट में हैं या अक्टूबर के पहली वीक में हैं, हम ये मान के चलते हैं। जैसे आज 1 अक्टूबर है या 30 सितंबर है, या जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप सितंबर के लास्ट में हैं। तो सितंबर के लास्ट से अगर देखा जाए कि बात करें हम 28 सितंबर से मान के चलते हैं, लगभग 28 या 29 या 30 सितंबर से, तो 27 जून तक लगभग आपको 270 दिन मिल रहे हैं। कितने दिन मिल रहे हैं? लगभग 270 दिन आपकी तैयारी के लिए मिल रहे हैं। और 270 दिनों का मिलने का मतलब क्या हो गया, आपके पास कुल 9 महीनों का समय है। कितने महीनों का समय है? 9 महीने आपको तैयारी के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, कितने महीने मिल रहे हैं आपको? 9 महीने का समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए। तो इन 9 महीने में आप एक कॉम्प्रहेंसिव तैयारी कर सकते हैं। आप बेसिक से लेकर जो यूपीएससी जहां तक जाता है, जितना डीप जाता है, जहां तक कॉन्सेप्चुअल वो पूछता है, वहां तक आप जा सकते हैं 27 जून तक। तो ये मेरा कहना है। तो आप तैयारी करिए आराम से, 9 महीने आपका समय है बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट है यूपीएससी के, उन पर हम डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक, ऐसे ही ये पूरा क्रम चलता रहेगा। अगर बात करें तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें महत्वपूर्ण विषय, यानी यूपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा जो निर्धारित की गई है, आपको पता है प्रारंभिक परीक्षा के 2 भाग होते हैं। यानी यूपीएससी जो प्रारंभिक परीक्षा लेगी 27 जून को जो लेने वाली है, उसके 2 भाग हैं, यानी 2 पेपर होने वाले हैं उस दिन। तो आपके 2 पेपर होने वाले हैं, उसमें एक आएगा GS 1 यानी GS फर्स्ट कह सकते हैं, और एक आएगा GS सेकंड। अब ये GS फर्स्ट GS सेकंड क्या है? GS फर्स्ट में जिसे कहते हैं सामान्य अध्ययन का पेपर, और इसे कहते हैं सामान्य अध्ययन सेकंड पेपर। ये फर्स्ट पेपर, ये सेकंड पेपर। तो GS फर्स्ट का जो पेपर है उसमें आपके जो कोर एरियाज हैं, लगभग 7 विषय या 7 मुद्दे कह सकते हैं आप, 7 आयाम है उस GS 1 के, जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो उनमें से जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उनकी यहाँ पर हम सबसे पहले उन्हें तैयार करेंगे, फिर एक के बाद जो भी बचे हैं उनकी तैयारी करेंगे। तो बात करें GS फर्स्ट में क्या आता है? GS फर्स्ट में सामान्य अध्ययन आता है, और मैंने जो लिखा है वही चीजें
यहाँ पर पूछी जाती है। जैसे बात करें भारतीय राय व्यवस्था, तो भारतीय राय व्यवस्था यूपीएससी के लिए कोर सब्जेक्ट है, एक आधारभूत विषय है यूपीएससी के लिए भारतीय राय व्यवस्था। ठीक है, तो भारतीय राय व्यवस्था है, फिर है भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय इतिहास, भारत व विश्व का भूगोल। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में भारत का भूगोल तो आता ही आता है, बल्कि विश्व भूगोल भी आपको पढ़ना पड़ता है प्रारंभिक परीक्षा के लिए, तो वो भी कोर सब्जेक्ट रहा। तो ये लगभग आपके 4 तो कोर सब्जेक्ट हैं, भारतीय राय व्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय इतिहास और भारत व विश्व का भूगोल। तो ये तो आप मान के चलिए जो 4 कोर सब्जेक्ट हैं उनकी तो आपको बहुत ही फोकस्ड करके यहाँ पर तैयारी करा जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसे ही जब मैं विषय स्टार्ट करूंगा, आज से हम विषय स्टार्ट भी कर देंगे कि हम कौन सा विषय लेंगे, फिर उसको एक एक करके पढ़ते जाएंगे। और आप कमेंट में भी डाल सकते हैं कि आपको कौन सा विषय सबसे पहले पढ़ना है, या जिस विषय में आप वीक फील कर रहे हैं या जिस टॉपिक में वीक फील कर रहे हैं उसकी भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लिया करेंगे। तो ये होगा भारत व विश्व का भूगोल। अगले पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। इसका मतलब जो नेशनल इंपोर्टेंस की जो इंसिडेंट होते हैं, जो रोजमर्रा में जो घटनाएं होती हैं, लेकिन जो देश के महत्व की हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं, तो उन घटनाओं पर हम यहाँ पर वो यूपीएससी पूछती है। तो आपको पता है और इसका लगातार वेटेज भी बढ़ता जा रहा है, यानी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं वो यूपीएससी इतना ज्यादा पूछने लग गई है। यानी इसका मतलब क्या है, वो लिंक करके, यानी डायरेक्ट तो वो नहीं पूछती, ठीक, डायरेक्ट भी पूछती है लेकिन इतना नहीं पूछती, वो लिंक करके फिर इन सब्जेक्टों में चली जाती है। यानी जो जीएस के जो पेपर हैं, जीएस फर्स्ट का जो पेपर है और भी जो विषय हैं, उनका जो बेसिक होता है वहां से करंट को लिंक करके यूपीएससी पूछती है। तो ये भी एक चुनौती है। बात करें फिर सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, और फिर है पर्यावरण व पारिस्थितिकी मुद्दे। और पर्यावरण और पारिस्थितिकी मुद्दे का भी वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज जो सभी देशों की जो गवर्नमेंट है, तो सभी देशों की गवर्नमेंट आजकल पर्यावरण व पारिस्थितिकी मुद्दे पर ही फोकस किए हुए हैं। क्योंकि आपको पता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल जो कि 2030 तक हमको प्राप्त करने हैं, उनमें सबसे बड़ी भूमिका रहेगी पर्यावरण व पारिस्थितिकी यानी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। क्योंकि जिस प्रकार से पारिस्थितिकी मुद्दे इतने काफी बढ़ चुके हैं, जिस प्रकार से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसके कारण जो पर्यावरण व जो पारिस्थितिकी मुद्दे हैं वो काफी बढ़ चुके हैं। तो ये भी यूपीएससी पूछती है, तो इसको भी हम देखेंगे। तो इस प्रकार से हमने 4 कोर सब्जेक्ट मिले, यानी सबसे पहले हमें उन 4 आधारभूत विषयों की तैयारी करनी है जो कि यूपीएससी पूछती है, जिसमें से हमने बताया राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, इतिहास और भूगोल, ये वो 4 हैं। बाकी के 3 ये बचते हैं। तो बाकी की जो 3 है वो तो आपको डेली आपको जैसे सामयिक जो घटनाएं होती है, यानी डेली में आप जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय जागरण हो, जनसत्ता हो, या फिर हिंदू हो, द हिंदू हो, या द इंडियन एक्सप्रेस हो, तो उन सभी न्यूज़पेपर आपको रीडिंग करनी है। और सरकार की जो वेबसाइट है पीआईबी हुई, यानी पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो होता है सरकार का, तो वो वहां से आप तैयारी करेंगे। काफी हम इसमें भी लेक्चर देंगे आपको, ऐसा नहीं है। तो लेकिन टारगेट हमारा जो आधारभूत जो विषय हैं उन पर रहेगा। तो ज्यादा हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, केवल 9 महीने आपके लिए टाइम है। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एक सब्जेक्ट यहीं से अपना शुरू करते हैं। और शुरू करने के लिए हम सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो है आपका भारतीय इतिहास, ठीक है, यानी जीएस फर्स्ट पेपर के लिए कर रहे हैं। बाकी एक सेकंड पेपर भी होता है जिसे हम सी सेट के नाम से जानते हैं। सी सेट का मतलब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि अगर ये इसकी बात करें तो ये 200 मार्क का होता है, ठीक है, यानी प्रीलिम्स में जब आप बैठेंगे तो 200 मार्क्स का एक पेपर आएगा पहला। तो 200 मार्क्स में से आपके जो क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे 100 क्वेश्चन। कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन आएंगे और नंबर रहेंगे 200, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, ठीक है, यानी अगर आप 3 सवाल गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो ये नेगेटिव मार्किंग है। तो और ये बता दिया 200 नंबर का होता है। बाकी साथ साथ जो जीएस सेकंड जो पेपर होगा वो उसी दिन होगा जिस दिन प्रीलिम्स है, तो वो भी होता है जिसे हम सी सेट के नाम से जानते हैं। तो
सीसेट क्या है, ये है जनरल स्टडी पेपर 2, तो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसमें भी काफी चीजें होती हैं। तो ये भी क्या है, ये भी 200 नंबरों का होता है, यानी 200 नंबर ये, 200 नंबर ये, यानी कुल 400 नंबरों का पेपर प्रीलिम्स में होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, हम केवल इसी पर फोकस क्यों कर रहे हैं, इसका मैंने क्यों नहीं बताया, इसका मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि जो सीसेट है वह 2013 के बाद यूपीएससी ने केवल क्वालिफाइंग नेचर का कर दिया था। यानी पहले इन दोनों के जो नंबर जोड़े जाते थे, मिला दिए जाते थे, फिर उन नंबरों के आधार पर मेरिट निकाली जाती थी, कट ऑफ निकाली जाती थी। फिर जो कट ऑफ से जो बाहर होते थे, यानी कट ऑफ से जो पहले होते थे वो तो बाहर कर दिए जाते थे, और जो कट ऑफ के अंदर आ जाते थे वो फिर मेंस में बैठते थे। तो ये प्रक्रिया थी। लेकिन 2013 के बाद जो 200 नंबर का जो सीसेट जो होता था उसको क्वालिफाइंग बना दिया। क्वालिफाइंग का मतलब केवल इसमें आपको अर्हता प्राप्त करनी होती है, यानी 33% अंक अगर प्राप्त कर लेते हो आप तो ये आपका क्वालिफाइंग माना जाएगा। तो बस, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसलिए मैंने इस पे इतना फोकस। वैसे सीसेट भी कराया जाएगा आपको। सीसेट में जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं वो भी यहाँ पर हम एक एक लेक्चर में लेते जाएंगे, तो उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको कराया जाएगा। बाकी साथ साथ आप तैयारी तो करेंगे ही, क्योंकि यूपीएससी वाले खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं किसी के, ठीक है, तो वो तो आप करते रहोगे। तो बाकी आज ये क्वालिफाइंग होता है। बाकी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा इन 200 नंबरों पर। तो इन 200 नंबरों के आधार पर हम बात करेंगे कट ऑफ, ये सब आप जानते हैं कितनी कट ऑफ जाती है या प्रीवियस स्टैंड कितना रहा है, वो हम बातें नहीं करेंगे। अब हम सीधे सब्जेक्ट पर आते हैं कि हम सब्जेक्ट सीधे तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेनली क्या है हमारा सब्जेक्ट है। क्योंकि जब तक आपकी सब्जेक्ट पर जब तक आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ नहीं रहेगी तब तक आप यूपीएससी से बाहर हो जाओगे। तो अब बात करते हैं। तो मैंने बताया सबसे पहले हम लेने वाले भारतीय इतिहास को। भारतीय इतिहास यूपीएससी का आधारभूत है, कोर सब्जेक्ट है। और भारतीय इतिहास की बात करें तो आपको पता है कि भारतीय इतिहास से वो कैसे प्रश्न पूछता है। भारतीय इतिहास को 3 भागों में जनरली बांटता है यूपीएससी, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास। यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व इतिहास यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछता, बाकी मेंस में पूछता है। ये मैंने जो बताया वो प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही बताया है। अभी 27 जून तक जो 9 महीने हैं आपके पास, 270 दिन है, और 7 आपके आधारभूत विषय हैं, या 4 जो आधारभूत विषय, बाकी 3 अलावा हैं। तो हम आराम से इसको कवर कर सकते हैं इन 9 महीनों में। आप मेरे साथ जुड़िए। टेलीग्राम पर लिंक मैं अभी बाद में दे दूंगा, लेकिन अभी बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो इसमें प्राचीन भारत का इतिहास, बाकी मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन 3 भागों में बांटकर यूपीएससी जो उसका वर्गीकरण किया गया है वहां से वो पूछता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेन फोकस रहता है उसका रहता है आधुनिक भारत का इतिहास। कहां पर रहता है? आधुनिक भारत का इतिहास। ये आपको पता होगा कि आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत का इतिहास यानी जब मध्यकालीन भारत, जब यानी जो मुगल काल है, जब वो अब डिक्लाइन किया होता है, यानी जब मुगलों का पतन हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो उत्तरकालीन जो मुगल शासक आते हैं, आपने सब पढ़ा हुआ है हिस्ट्री में, केवल मैं इसको बता रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी यहाँ पर जो अभी मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ ताकि आप उससे लिंक कर सकें। तो आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा प्रश्न यूपीएससी पूछता है, यानी ना तो वो प्राचीन से इतना पूछता है ना मध्य से पूछता है, ज्यादा से ज्यादा आधुनिक भारत से वो सबसे ज्यादा प्रश्न करता है। और आधुनिक भारत और इतिहास से अगर बात करें जनरली जो प्रीवियस जो ट्रेंड रहा है, तो लगभग आपको 20 से 22, ठीक है, गारंटी नहीं, लेकिन 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को जनरली मिल जाते हैं। सामान्यतः या कह सकते हैं मुख्यतः प्राय ये 20 से 22 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ लेता है हिस्ट्री के। यानी हमारा जो कोर सब्जेक्ट है वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि नंबरों के हिसाब से भी, यानी जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और कोर सब्जेक्ट यानी जो समझ होती है, तो उसके हिसाब से यूपीएससी का आधारभूत विषय है। तो 20 से 22 प्रश्न वो पूछता है, और इसका भी वो डिवाइडेशन कर लेता है। डिवाइडेशन में यहाँ नहीं बताऊंगा कि प्राचीन, मध्य या आधुनिक, तो मैंने बता दिया केवल इतना कि प्राचीन और मध्य पर वो इतना ज्यादा नहीं जाता, बल्कि बाकी 4-5 क्वेश्चन तो पूछता ही है वो। प्राचीन से भी 4-5 पूछेगा, मध्यकालीन से हो सकता है 2-3 पूछे, ठीक है, लेकिन आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा पूछेगा। यानी अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा 60% तो आधुनिक भारत से वो पूछेगा, यानी 100% में देखो 60% आधुनिक भारत में ही पूछेगा।
ठीक है। तो और सिलेबस में भी प्री के में ज्यादा कोई डिफाइन नहीं है, मेंस के में है, मेंस के में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है सिलेबस क्या है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में क्या उसने इतना लिखा है, भारतीय इतिहास तथा राष्ट्रीय आंदोलन, यानी जो नेशनल जो मूवमेंट हुआ था, क्योंकि आधुनिक भारत का ही हिस्सा है, तो वो वहां से प्रश्न पूछता है अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा। तो वो हमारा फोकस यहाँ से रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर हम मेंस में भी जाएंगे, जब हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा, तो जस्ट हमारा 80 दिन के बाद, यानी जो 27 जून को जो प्रीलिम्स है उसके लगभग 80 दिन के बाद, यानी सितंबर से हमारे मेंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 17 सितंबर से आपके मेंस भी स्टार्ट होंगे 2021 के लिए। तो वहां तो अभी से उसके लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि प्रीलिम्स पास करने से तो कुछ होगा नहीं, तो आपको मेंस में भी जाना है, तो मेंस के लिए आपकी तैयारी बनी रहेगी। तो इतिहास मैंने इसलिए किया है, तो मेंस में तो आपका रहेगा, प्रीलिम्स में है ही, तो मेंस में भी आपको तैयारी वो अपना लाभ पहुंचाएगा। और मेंस में फिर आपको पता है जीएस फर्स्ट नाम करके, जीएस जैसे यहाँ पर जीएस फर्स्ट आता है, मेंस में जीएस फर्स्ट करके पेपर आता है, तो उसमें भारतीय इतिहास पूछा जाता है। और फिर आपको पता है जनरल स्टडी में काफी लिंकेज बना दी जाती है, यानी फिर उसी GS1 में आपका भूगोल भी आता है, इतिहास भी आता है, उसके साथ साथ सोसाइटी भी आती है, भारतीय समाज भी आता है, तो लिंक करके वहां पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेंस में भी यहाँ जो कराएंगे वो भी आपको लाभदायक रहेगा। तो हम एकदम बेसिक से करेंगे, शुरू से करेंगे, यूपीएससी के हिसाब से ही करेंगे, यूपीएससी के अकॉर्डिंग से करेंगे। आपको जनरली ऐसा लगता होगा हिस्ट्री फैक्ट्स पर आधारित है, फैक्ट्स ही फैक्ट्स है, ना कोई कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल का मतलब ये है कि फैक्ट्स आते हैं, सूचनाएं होती हैं, क्योंकि इतिहास जो इतिहास का जो बेस होता है वही सूचनाएं होती है, जो साक्ष्य। मैं बताऊंगा इतिहास कैसे बनता है, अभी हम बात करेंगे उसी की, क्योंकि हम इतिहास में ही चल रहे हैं। लेकिन आपको मैंने जो बाज की जो नजर बताई है, बाज की नजर का मतलब क्या है, यूपीएससी वही क्रैक कर सकता है जिसकी बाज की नजर है। बाज की नजर मैंने बताया आधुनिक भारत का इतिहास, तो वही है बाज की नजर, यानी हमारा मेन फोकस आधुनिक भारत पर रहेगा। आपकी नजर भी आधुनिक भारत पर ही होनी चाहिए, लेकिन समझने के लिए आपको सब कुछ समझना होगा, क्योंकि मेंस में तो ऐसा होगा नहीं। मेंस में अगर बात करें तो मेंस में एशियंट हिस्ट्री नहीं आती, मेडिवल नहीं आती, मेंस की बात कर रहा हूं, एशियंट ना मेडिवल, सिर्फ आधुनिक भारत इतिहास आता है। लेकिन उसका जो कल्चरल जो एस्पेक्ट है, यानी एक तो दे रखा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बाद का भारत, जो मेंस में पढ़ेंगे। मेंस का सिलेबस आपको पता होगा, आपने देख लिया होगा, लेकिन बता रहा हूं मैं कि 18वीं शताब्दी के बाद का वो पूछता है, आपको पता है। तो उसमें एक और बिंदु आता है जिसमें वो पूछता है कि जो भारतीय संस्कृति रही है या भारतीय जो विरासत रही है, वहां से वो प्रश्न पूछता है। तो उसमें आपको एशियन हिस्ट्री के भी एस्पेक्ट लिखने होते हैं और मेडिवल हिस्ट्री के भी लिखने होते हैं, यानी प्राचीन भारत में जो हमारी संस्कृति थी, साथ साथ जो मध्यकालीन में किस प्रकार से बदली, यानी उन कल्चर एस्पेक्ट का आपको मेंस में लिखना होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये आपके लाभदायक नहीं रहेगी जो मैं यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो वो भी आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि यूपीएससी ध्यान देना फैक्ट्स के साथ साथ एक डीप कॉन्सेप्ट पूछती है। ठीक है, आपने जनरली आप सन याद करते हैं या काफी पढ़ते रहते हैं फैक्ट्सों को, डुप्ले आया, ये आया, यानी काफी चीजें आप पढ़ते हैं कि आधुनिक भारत का मैं बता रहा हूँ, डुप्ले एक फ्रांसीसी गवर्नर था, तो उसका नाम है डुप्ले। तो काफी फैक्ट्स आपको याद करते हैं, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो एक कॉन्सेप्ट बनाने की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ती है, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो काफी आसान आपकी ये जर्नी हो जाएगी इतिहास के दृष्टिकोण से। तो अब उसी के लिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो आएंगे वो आधुनिक भारत के इतिहास से आएंगे। तो अपना शुरू करते हैं। शुरू में अब बताते हैं इतिहास। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले भाग में हम बात करेंगे कि इतिहास क्या है। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी इतिहास पर, अब तक आप पढ़ते आ रहे हो, तो चाहे वो आप किसी भी बैकग्राउंड के हो, चाहे वो आपने इंजीनियरिंग किया हो, चाहे वो आप मेडिकल हो या आपने कॉमर्स विषय लिया हो, लेकिन यहाँ पर तो भारतीय इतिहास ही पूछा जाएगा। तो आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग तो आपकी बन चुकी होगी, क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी आप भी पढ़ते होंगे। तो इतिहास क्या है, पहला प्रश्न ये आता है। तो मैं इसको साइंस की तरह ही पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, क्योंकि मैं हिस्ट्री को एक साइंस की तरह ही समझता हूँ, क्योंकि साइंस बिना कुछ नहीं है, साइंस सभी सब्जेक्टों का आधार है। तो हिस्ट्री भी हमने एक स्ट्रीम अलग कर दी है भले ही,
कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट बता दिए हैं उनको, लेकिन साइंस में उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर रहता है। तो उसी को एक व्यवस्थित क्रम में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इतिहास। तो इतिहास अभी याद रखना, इतिहास भले ही ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है लेकिन है वो विषय ही, और विषय जो भी होगा उसका हम वैज्ञानिक अध्ययन ही कहलाएंगे। यानी साइंस का मतलब क्या हो, साइंस का विज्ञान का मतलब क्या होता है? तो विज्ञान क्या होता है कि विज्ञान किसी भी विषय का एक वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन होता है, यानी व्यवस्थित ढंग से हम किसी का अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं तो वही विज्ञान कहलाता है। तो ऐसा ही इतिहास के ठीक है, यही जो केस है वो इतिहास में भी है। इतिहास का मतलब क्या है कि हम जो अतीत की जो घटनाएं होती हैं, इतिहास। अब बात करते हैं इतिहास क्या है। तो इतिहास क्या है, सबसे पहला प्रश्न यही है हमारा कि इतिहास होता क्या है जनरली। तो इतिहास क्या है? इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर हम इसकी एपिस्टेमोलॉजी देखते हैं, यानी जो आपका जो इसका शब्द विज्ञान है, तो वो हम देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी इसकी, तो वो हमें कुछ ऐसे इस तरह से निकल के आती है। दो इसके भाग बन जाते हैं। दो भाग कौन से हैं? एक इत है और एक हास है, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना। आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा, तो इसको कर देता हूं मैं इतिहास। यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना इतिहास, और वो दो शब्द क्या है? एक है इति और एक है हास। अब इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास क्या है? तो उसके समझने के लिए इति का मतलब होता है ऐसा ही। क्या है? ऐसा ही। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा ही। और हास का मतलब क्या हुआ है? घटित। क्या है? घटित। ठीक है, यानी घटना, यानी कोई घटनाक्रम जो घटित हुआ है, जैसे इंसिडेंट कहते हैं, तो वो है, यानी ऐसा ही घटित हुआ है। यानी हम इन दो शब्दों को मिलाकर अगर हम पढ़ते हैं, दो शब्दों को मिलाएं, तो इतिहास बनता है कि ऐसा ही घटित हुआ था। इतिहास का मतलब क्या कि जो भी अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, इतिहास यानी ऐसा ही घटित हुआ था। यानी पिछले, जैसे आज से 100 साल पहले क्या हुआ, या उससे भी 100 साल से आगे क्या हुआ, तो ये सब क्या है? अतीत है हमारा क्या है? अतीत है। अगर आप 6th क्लास की एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, तो जो हिस्ट्री की जो बुक है उसका जो टाइटल भी है वो है अतीत, हमारा अतीत। पहले भाग 1 है, फिर भाग 2 है, ऐसे करके है। तो आप में उसमें भी बता रखा है कि क्या है कि इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का अध्ययन। अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और मैंने बता दिया कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ इति और हास, यानी ऐसा ही घटित हुआ था। वो हम सब चीजें इतिहास में पढ़ते हैं। ऐसा ही घटित हुआ था, यानी अतीत में ऐसा घटित हुआ था, उसका अध्ययन किसमें करेंगे? इतिहास में करते हैं। यानी हम कह सकते हैं अभी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, यानी वर्तमान जो हमारा है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अतीत की घटनाओं का अध्ययन। किसका अध्ययन? अतीत की घटनाओं का अध्ययन। अतीत की घटनाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अतीत की घटनाओं का, वो भी अध्ययन नहीं, व्यवस्थित अध्ययन, व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन, यानी अतीत की घटनाओं का व्यवस्थित व वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। यह बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, लेकिन आपको पता है अतीत में जो भी घटनाएं घटी हमसे पहले जो भी घटनाएं घटी, वो इतनी सारी हैं कि हम उन सबको पढ़ने बैठेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो इतनी सारी घटनाएं हैं, यानी घटनाओं का एक गुच्छा है, तो वो गुच्छा हम कब तक पढ़ते रहेंगे? यानी हमें कौन सी घटनाएं पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, इसको कौन तय करेगा? या इतिहास में कौन सी घटनाएं इतिहास बनाती हैं? हमारा अगला प्रश्न ये आता है कि बहुत सारी घटनाएं, लेकिन हम इतिहास में कौन सी घटनाओं का अध्ययन करते हैं? तो आपको बता दें, इतिहास में केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो महत्वपूर्ण होती हैं। यानी प्रत्येक घटना को पढ़ना इतिहास में नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, क्योंकि इतिहास में तो बहुत विस्तृत अध्ययन हो जाएगा इतिहास, लेकिन ऐसा नहीं है। हर घटना को नहीं पढ़ा जाता, उसमें केवल उन्हीं घटनाओं को पढ़ा जाता है जो कि महत्वपूर्ण होती हैं, जो कि मानव सभ्यता पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, वो भी गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। उन घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। क्या आपने हर घटना पढ़ी इतिहास में, या जो भी अतीत में जो भी हुआ वह सब हमारी जो इतिहास की जो किताबें हैं उनमें दर्ज है? नहीं है। वह केवल वही, उन किताबों में वही दर्ज है जिस घटना ने मानव सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। जैसे
सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, अभी पढ़ेंगे प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में काफी चीजें हुई होंगी, ऐसा नहीं है। उस टाइम लाइन में जब हम देखेंगे मध्यकालीन भारत में, तो लगभग 1000 सालों का जो इतिहास रहा मध्यकाल में, तो उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी। लेकिन हम केवल क्या पढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण है हमारी दृष्टि से। भारतीय इतिहास में तो हम भारत की दृष्टिकोण से देखेंगे, विश्व इतिहास देखेंगे तो विश्व इतिहास की दृष्टि से कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण है उनको हम संकलित करेंगे इतिहास में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो सूचनाएं हैं, जो इंफॉर्मेशन है, यानी जो हमें घटनाओं से मिलती हैं, तो वो बहुत सारी हैं, घटनाएं बहुत सारी हैं। लेकिन इतिहास के लिए केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि महत्वपूर्ण होती हैं। क्या होती हैं? महत्वपूर्ण होती हैं। यानी इतिहास का दरवाजा केवल उन्हीं सूचनाओं या उन्हीं घटनाओं के लिए खुलता है जो कि महत्वपूर्ण होती हैं। साथ साथ अगर बात करें इतिहास बनता कैसे, मैंने बताया, तो इतिहास बनेगा महत्वपूर्ण घटनाओं से। अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि जो इतिहास है वो मानव जो सभ्यता है उसके मानव सभ्यता के इर्द गिर्द घूमता है। यानी इतिहास में हम और कुछ नहीं पढ़ते, केवल जो इतिहास का जो केंद्र बिंदु रहा है। यानी केंद्र बिंदु क्या होता है इतिहास का? तो इतिहास का केंद्र बिंदु क्या है? इतिहास का केंद्र बिंदु हमेशा से क्या रहा है? मानव रहा है। क्या रहा है? मानव। यानी इतिहास के केंद्र में कौन है? हम मानव जो सभ्यता है वो इतिहास के केंद्र में रही है। यानी इतिहास भी किसके इर्द गिर्द घूमता है? मानव के जो आयाम होते हैं, अभी मैं बताऊंगा, 5 आयामों पर जो इतिहास है वो घूमता है निरंतर रूप से। इसका मतलब क्या हुआ? अतीत में जो भी घटनाएं हुई वह मानव के इर्द गिर्द होती हैं, यानी मानव ही उनका कर्ता धर्ता होता है, जाहिर सी बात है। तो इतिहास भी केवल मानव की जो घटनाएं होती हैं जिनसे वो प्रभावित होता है या वो जिनको प्रभावित करता है, उन सभी का अध्ययन हम इतिहास में करते हैं। अब मानव के कुछ जो पहलू होते हैं उनमें ही हिस्ट्री घूमती है, इर्द गिर्द घूमती है हिस्ट्री। तो उस मानव के पहलू होते हैं, जैसे मैंने 5 भागों में उन पहलुओं को बांट दिया। जैसे मैं पहली बात करें तो पहला जो भाग हो गया उसका सांस्कृतिक। क्या हो गया? सांस्कृतिक पहलू। बात करें, एक हो गया सामाजिक। एक ले लेते हम राजनीतिक। ठीक है, ये है मनोवैज्ञानिक। क्या है? मनोवैज्ञानिक पहलू। और एक होता है आर्थिक पहलू। ठीक है, तो इनमें आपको दिखाई दे रहा होगा सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक। ठीक है, और बता देता हूं यहां पे, यह राजनीतिक। तो ये मानव के वो पहलू हैं जिन पर हिस्ट्री लगातार घूमती है, निरंतर रूप से उसमें बदलाव आता है। यानी मानव के जो डायमेंशंस होती हैं, ह्यूमन जो डायमेंशन होती हैं, उन्हीं पर इतिहास उनका अध्ययन करता है। जैसे बात करें सांस्कृतिक पहलू की, अब आप सोच रहे होंगे सांस्कृतिक पहलू मानव का किस प्रकार से प्रभावित होता है। आपको पता होगा कि प्राचीन जब मानव था, जो आदि मानव था, उसके सांस्कृतिक पहलू कैसे थे, और आज का जो आधुनिक युग का जो मानव है, यानी आदि जो मानव था और जो कि स्टोन एज में था, और आज डिजिटल युग है, यानी स्टोन एज से लेकर डिजिटल युग तक की जो यात्रा है, तो उस यात्रा को किस प्रकार से समझेंगे, वो ऐसा इतिहास का आधार क्या है, इतिहास बनता कैसे है। तो जो मानव के जो पहलू है, मैंने बताया सांस्कृतिक पहलू बताया जैसे सबसे पहला, तो सांस्कृतिक पहलू में अब तक क्या बदलाव आई, क्या निरंतरता देखी गई। कुछ चीजें समानताएं भी मिलती हैं और कुछ असमानताएं भी देखने को मिलती हैं।
कुछ स्थितियों में सांस्कृतिक पहलू किसी टाइमलाइन के उच्च होते हैं, यानी किसी काल में मानव का जो विकास है वो उच्च हुआ करता था, या कम हुआ करता था, या बिल्कुल निम्न स्तर का हुआ करता था। तो ऐसा कब देखने को मिलेगा? जब हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। तो सांस्कृतिक पहलू का हम अध्ययन करते हैं इतिहास में। तो आदि मानव से लेकर आज डिजिटल युग है, तो सांस्कृतिक पहलू किस प्रकार से बदलाव हुए, जो साइकिल है इतिहास में क्या है, स्पेस और टाइम, इन दोनों का रिलेशन है। यानी यहां बिना टाइम के कुछ नहीं है, काल विभाजन के कुछ नहीं है, यानी स्पेस और टाइम पर हिस्ट्री घूमती है, उसके दो आधार हैं। तो किस प्रकार से समय बदलता है, वही इतिहास की पहचान होती है। तो बताया मैंने सांस्कृतिक पहलू। तो सांस्कृतिक पहलू में इतिहास इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। मानव का जो पहलू है सांस्कृतिक। अब सांस्कृतिक का मतलब क्या है? सांस्कृतिक का मतलब कि जो मानव जो अपने जीवन काल में जो भी कुछ करता है, या अपने कह सकते हैं दैनिक जीवन में जो कार्य करता है, वो सब सांस्कृतिक पहलू उसके बन जाते हैं। जैसे उसका रहन सहन, वो रहता कैसे है, उसका खान पान क्या है, उसकी भाषा कैसी है, उसकी लिपि कैसी है, और उसकी वेशभूषा कैसी है, वो कौन से त्योहार बनाता है, उसके धार्मिक विश्वास क्या है। सांस्कृतिक में हम अलग से बांट सकते हैं धार्मिक, क्या बांट सकते हैं धार्मिक। तो धार्मिक पहलू भी किसके अंतर्गत आता है? सांस्कृतिक। यानी मानव के जो विश्वास होते हैं, जो बिलीव्स वो करता है, तो वो भी सब सांस्कृतिक पहलू का हिस्सा होते हैं। उसका जो दार्शनिक पक्ष होता है वो भी हम सांस्कृतिक में ले सकते हैं। तो ये सब चीजें, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, बोली उसकी, ये सब सांस्कृतिक पहलू होते हैं। तो सांस्कृतिक पहलू का अध्ययन, यानी केंद्र कौन रहा? मानव रहा, और मानव के केंद्र में ही हम इन सांस्कृतिक पहलुओं का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। बात समझ में आई? यानी हिस्ट्री किस प्रकार से इन 5 पहलुओं पर ही घूमती है। बात करें सामाजिक की, तो सामाजिक पहलू, यानी आपको पता है कि मानव जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, यानी ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल। जो अरस्तु ने भी कहा था कि एक सामाजिक प्राणी है, यानी बिना समाज के वह रह नहीं सकता। देखो इतिहास बना कैसे, इतिहास की विषय वस्तु आई कहां से, आपके कई प्रश्न यहां पर क्लियर हो रहे हैं। तो अब इतिहास की विषय वस्तु में सामाजिक पहलू भी जुड़ा हुआ होता है कि बिना समाज के मानव रह नहीं सकता। या तो फिर वो पशु के समान है, मानव नहीं है, पशु के समान है, या फिर वो देवता है, या फिर कोई महापुरुष है, क्योंकि बिना समाज के जो आम मानव है वो रह नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि समाज से ही उसकी जो सभी आवश्यकताएं वो पूरी होती है। समाज का मतलब जो एक समूह है, तो वो समूह में रहना जानता है, अलग थलग नहीं रह सकता, समाज से अलग थलग नहीं रह सकता। जैसे उसका परिवार है, परिवार से आगे चलकर उसका एक समूह बनेगा, ठीक है, परिवार बनेगा, उसके बाद समुदाय बनेगा, परिवार से आगे समुदाय बनेगा, समुदाय मिलकर फिर राष्ट्र बनाएंगे। तो इस प्रकार से जो राष्ट्र की संकल्पना है वो वहां तक बनेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सामाजिक पहलू भी कहीं ना कहीं इतिहास में झलकते हैं कि समाज कैसा था। फिर समाज की रूपरेखा क्या थी, समाज के सांस्कृतिक पहलू क्या थे। अभी बताया सांस्कृतिक पहलू में क्या आता है, तो वो समाज के स्तर पर क्या थे। एक तो हुई अपना व्यक्तिगत, यानी व्यक्तिगत विश्वास, व्यक्तिगत रहन सहन, लेकिन समाज के स्तर पर उनका क्या था, समाज में किस प्रकार से वर्ग विभाजन था। अभी देखेंगे वर्ग विभाजन, कैसे जातियां बटी हुई थी, क्या जातियां होती थी। तो ये सब सामाजिक पहलू हैं उसके। शिक्षा कैसी थी समाज में, ठीक है, शिक्षा कैसी थी समाज में, और समाज में जो भी क्रियाएं होती थी, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र की हो, चाहे द्वितीय क्षेत्र की हो, तृतीय क्षेत्र की हो, वो सब कैसे हुआ करती थी। तो ये सब समाज के बारे में हम यहाँ पर देखने को, जो घटनाएं हमें देखने को मिलती है, समाज कैसा था। आगे समझ। बात करें फिर राजनीतिक की, तो राजनीति क्या है, मानव का जो बहुत ही, ये जो मैंने 5 पहलू बताए वो आधारभूत पहलू है मानव के, इनके इर्द गिर्द ही मानव घूमता है, आप देख सकते हैं। तो राजनीतिक पहलू भी एक आवश्यक पहलू है मानव का। राजनीति का मतलब कि मानव को जब भी आदि मानव भी जब भी आया इस धरती पर, तो जब मानव भी आया इस धरती पर, तो आदि मानव की भी बात करें तो उसको भी स्वतंत्रता चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी। यानी मानव का सबसे बेसिक जो आधार है वो स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। यानी कोई भी मानव हो उसको स्वतंत्रता चाहिए, उसको समानता चाहिए, ठीक है, उसको न्याय चाहिए, उसको समता चाहिए, समानता,
समता, स्वतंत्रता, ये सब उसे चाहिए। और ये सब किसका भाग होता है? राजनीतिक भाग होता है। ठीक है, यानी वो जिस समाज में रह रहा है, तो उस समाज में और भी मानव रहते होंगे। तो उन मानवों में जब वो समाज में समूह में रह रहा है तो वो सब इन बातों की मांग करता है। यानी बिना स्वतंत्रता के, समानता के उसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब तक उसे स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तब तक उसका पूर्ण विकास नहीं हो सकता। तो पूर्ण विकास तभी होगा जब उसे स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, न्याय मिलेगा, जो कि आज के हम संविधान में देख सकते हैं। तो राजनीतिक पहलू भी जुड़ा हुआ होता है उसके साथ मनोवैज्ञानिक पहलू। और ये मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है मानव का, यहां पर भी हिस्ट्री घूमती है। तो मानव किस प्रकार से तर्क करता था, उसकी बुद्धि कितनी थी, उस पर चिंतन का कितना भाग था, आज से लेकर अब तक, यानी प्राचीन से लेकर अब तक, तो उन सभी का अध्ययन हम यहां पर करते हैं। उसका दर्शन कैसा था, उसका तर्क कैसा था, उसका चिंतन कैसा था, तो ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? मनोवैज्ञानिक पहलू में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी इतिहास भी किस पर आधारित है? तर्क पर आधारित है, तर्क और चिंतन पर ही आधारित है। यानी बिना तर्क, यानी हम मनोवैज्ञानिक पहलू को नजरअंदाज नहीं कर सकते इतिहास में। यानी आप समझ सकते हैं दुनिया बदली कैसे। आज हम बात करें तो ये इतिहास क्या है? इतिहास सीढ़ियों में है। एक सभ्यता की वो सीढ़ियां हैं जिन पर इतिहास चलता है। यानी कभी मानव अपने विकास के इस चरण पर था, इस पायदान पर था, लेकिन आज मानव विकास के मामले में अव्वल है। ठीक है, तो ये बदला कैसे? तो इसी की निरंतरता को, यानी जो भी मानव के पहलू में, यानी अब एक नई परिभाषा बन जाती है इतिहास की कि मानव के जितने भी पहलू होते हैं उनमें जो निरंतर जो परिवर्तन आते हैं उनका अध्ययन भी हम किस विषय के अंतर्गत करते हैं? इतिहास विषय के अंतर्गत करते हैं। तो मानव क्यों बदला? मानव विकास के इस पायदान से इस पायदान तक कैसे पहुंचा? तो वो अपनी सोच के आधार पर पहुंचा, अपने मनोविज्ञान के आधार पर पहुंचा। उसके पास पहले इतनी तकनीकें, इतना तर्क व चिंतन नहीं था जो आज के मानव में है। वह पहले कपड़े नहीं पहनता था, उसका तर्क नहीं था, वो कुछ भी बनाना नहीं जानता था आज की तरह। आज किस प्रकार से जो वास्तुकला है वो चरम सीमा तक पहुंच चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? उसकी तर्कवत सोच पर आधारित था। तो दुनिया बदली भी कैसे? उसके तर्क से और उसकी चिंतन से। यानी किसी भी समस्या का जो हल निकाला जाता है वो तर्क व चिंतन से निकाला जाता है, चिंतन से। यानी तब तक समस्या नहीं होगी, पहले तो समस्या नहीं होगी तब तक वो उसका चिंतन भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो मनोवैज्ञानिक जो पहलू है वो भी इतिहास के केंद्र में रहा है। बात करें अंतिम पहलू की, आर्थिक पहलू। तो आर्थिक पहलू ये आवश्यकता होती है मानव की, एक कह सकते हैं आवश्यक पहलू, आर्थिक पहलू, क्योंकि मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा जब तक वो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं करेगा। आर्थिक का मतलब जो उसके जीवन को बनाए रखने के लिए जो मूलभूत आवश्यकता है, जैसे भोजन मानव की आवश्यकता है। पहले भी मानव भोजन ही करता था और आज भी भोजन करता है। तो बदलाव क्या आए? केवल उसका स्वरूप बदल गया, उसका बनाने का ढंग बदल गया, उसको प्राप्त करने का ढंग बदल गया। तो भोजन हुआ, चाहे उसको रहने के लिए जगह चाहिए थी, जल चाहिए था, पानी चाहिए था, फिर वो खेती करने लगा। तो ये सब आर्थिक पहलू, जो उसकी आर्थिक क्रियाएं थी, यानी उसको जीविका से जुड़ी हुई जो चीजें थी उनका हम आर्थिक पहलू कहते हैं। तो मानव का जो आर्थिक पहलू है, आज का इकोनॉमिक्स देख सकते हैं, आज का अर्थशास्त्र कितना डेवलप है। और पहले का, प्राचीन का, जब वो शिकार कर कर भोजन करता था, बड़े बड़े पत्थरों से जानवरों को मारता था, तो वो भी एक उनका आर्थिक पहलू था। उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था अपने जीवन को बनाए रखने के लिए। तो ये आर्थिक पहलू भी हम कहां पर पढ़ते हैं? इतिहास में पढ़ते हैं। यानी इतिहास मानव के इन पहलुओं पर ही घूमता है, एक साइकिल की तरह, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, फिर सामाजिक। और बात क्या है? बात यह है कि अगर मानव के किसी भी एक पहलू में अगर बदलाव आता है, कहीं किसी भी स्टेज पर, क्योंकि इतिहास में हम एक टाइम लाइन ही देखने वाले हैं, पूरी टाइम लाइन अभी आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में, कि एक समय रेखा है। हम बात करेंगे कि आप
आपका प्रश्न ये आ रहा होगा, आपका डाउट ये आ रहा होगा कि ये बात तो कर रहे हैं कि समय कैसे प्राचीन आधुनिक, तो लेकिन इसका इतिहास में किस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है, वो बताऊंगा कि काल विभाजन इतिहास का क्या है, जो हमें साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बात कर रहे थे कि अगर एक पहलू में भी अगर बदलाव आता है, बदलाव का मतलब क्या है, अगर मानव के सांस्कृतिक पहलू में अगर कोई बदलाव आता है तो उसका हर पहलू, तो उसका क्या होगा, हर पहलू क्या होगा, हर पहलू बदल जाएगा। यानी हर पहलू में क्या देखने को मिलेगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा उसके हर पहलू में। अगर एक पहलू में भी परिवर्तन आ गया, सांस्कृतिक पहलू में अगर उसका परिवर्तन आता है तो हर पहलू में देखने को मिलेगा, यानी हर उसकी डायमेंशन बदल जाएगी। हम यही तो पढ़ रहे हैं, बदलाव ही तो पढ़ रहे हैं, परिवर्तन तो पढ़ रहे हैं प्राचीन से अब तक इतिहास में। तो परिवर्तन कैसे होते हैं, इन सब का अध्ययन हम यहां पर करते हैं। तो मानव ने अगर खेती करना प्रारंभ किया, पहले नहीं करता था ना खेती, पहले नहीं करता था, विभाजन बात करेंगे विभाजन की, तो काफी समय पहले वो खेती नहीं करता था। जब आदि मानव केवल शिकार करता था, वो एक आखेटक था, वो केवल खाद्य संग्राहक था, वो केवल जो भोजन था उसको इकट्ठा करना जानता था, खुद उसको उगाना नहीं जानता था। तो जब उसने खेतों में जब कृषि जब पैदा की तो उसके हर पहलू पर अलग इफेक्ट पड़ने लगा। उसी इफेक्ट को पढ़ेंगे कि खेती करने से अब उसमें क्या बदलाव आए, वह स्थायी हो गया। सबसे पहले क्या हो गया, वह स्थायी हो गया जब उसने खेती की। अब जो अनाज वो उगाता था, अब वो अपनी जरूरत से ज्यादा उगाने लगा, तो उससे उसका आर्थिक पहलू मजबूत हुआ। यानी अब वो उस जो सरप्लस है, उसके बाद जो अधिशेष जो बचा हुआ है अनाज का, अब उसे क्या करेगा, उसका भंडारण करेगा। क्या करेगा, भंडारण करेगा, उसका तर्क चलेगा। यानी हर पहलू जुड़ा हुआ है। अब वो तर्क करेगा, चिंतन करेगा कि अगले समय के लिए अगर ये भोजन खत्म हो जाता है तो जो मैंने भंडारण उसका किया हुआ है उसका मैं प्रयोग कर सकता हूं। ये उसका चिंतन है, उसका तर्क है। तो ये सब पहलू इतिहास के केंद्र में रहते हैं। तो आज हमने इतना जाना कि इतिहास क्या है, इतिहास के क्या पहलू हैं, कौन उसके केंद्र में है, मानव केंद्र में है, और उसके किन किन पहलुओं पर हिस्ट्री घूमती है। ठीक है, तो अब ये भी देखा इतिहास बनता कैसे है, ये हम और भी देखेंगे कल जाके कि इतिहास में हमने बताया कि उन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो कि मानव सभ्यता को गहरे रूप से प्रभावित करती है। ठीक है, यानी इतिहास का दरवाजा केवल उन्हीं घटनाओं के लिए खुलेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेलिवेंट है, प्रासंगिक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूं ये सब लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इसी क्रम में हम भारतीय इतिहास को सबसे पहले कवर करेंगे, जिसमें हमारा जो अभी इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो इस पर आएगा। इसी के कंटिन्यू करेंगे कि अब इतिहास के स्रोत क्या है, इतिहास को जानने के स्रोत क्या है, इतिहास के मापदंड क्या है, इतिहास में घटनाओं किन मापदंडों पर ही लिया जाता है, केवल साक्ष्य के आधार पर ही लिया जाता है, ये हम कल बताएंगे। तो आई होप आपका टेलीग्राम लिंक मैं दे देता हूं जल्दी से। टेलीग्राम लिंक आप जुड़ जाइए, क्योंकि इसके जो नोट्स आपको मिलने वाले हैं, विस्तृत रूप से जो नोट्स मिलेंगे वो आपको टेलीग्राम पर ही मिल पाएंगे। तो टेलीग्राम आप लिंक ले लीजिए, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और आप कमेंट भी करिए इस वीडियो में। कमेंट करिए कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है या क्या समझ में नहीं आया, आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, ताकि हमें समझ में आए कि आपको पढ़ाना क्या है। ठीक है, तो आप इस लिंक से जुड़िए, SQUA, आपको टेलीग्राम पर डालना है, SQ स्मॉल में SQUA, फिर डालना है आपको UPSC स्मॉल में UPSC, और फिर कैपिटल में डालना है T, और फिर ये आगे टारगेट। ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, यानी आपको पता है टेलीग्राम आपके पास होगा, जरूर होगा। तो उस टेलीग्राम पे आप ये डालिए। ठीक है, ये मेरा चैनल है, ये पब्लिक चैनल है, इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है। तो इस लिंक पर आपको ध्यान देना है, तो ये आप डाल दीजिए और टेलीग्राम से हमारे जुड़ जाइए। उसमें जो भी नोट्स होते हैं इसके लिए 27 जून बाज की नजर 27 जून 2021। ठीक है, आपको ध्यान देना है, आपकी नजर बहुत तेज होनी चाहिए, इसमें फोकस होना चाहिए आपका। फोकस मैंने बताया कि बाज की नजर आपको 27 जून पर है, और उसी के अकॉर्डिंग इस टेलीग्राम पर आपको जुड़ना है, इसी के साथ, इसी जुनून के साथ। ठीक है, तो आशा करता हूं आपने ये समझ में आया होगा। तो यहीं पर आप आज का लेक्चर है हम समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। ठीक है, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।